यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपनी माँ की नौकरी लेके बॉल खेल रहे हैं और चौके चक्के लगा रहे हैं। लोग उनको मारने को भागते हैं, कांच छोड़ रहे, खिड़कियों में आ रहा, इसमें आ रहा, अम्मी भाग रहे मेरे कपड़े धोने की मोगरी दे। मैं अक्सर हमारे समाज को कहता हूँ कि ऐसा बच्चा अगर मोगरी से चौके चक्के लगा रहा तो भगवान का शुक्र अदा करो कि तेरे घर में यूसुफ पठान पैदा हो। उसको ट्रेनिंग तो बाकायदा तो बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा। एक बच्चा फाइट मारता है, सारा घर उसको मारने को भागता। क्यों? वो एक पंच मारा, आड़ा कर दिया, एक बुक्का मारा, बेहोश कर दिया, सारा गांव मोहल्ला रिश्तेदार भाई सब मार रहे। मैं बोलता हूँ उसको बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करा दो, भारत का गोल्ड मेडल लाएगा आपका। हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है। ये भूटान का बच्चा है हमारा, हॉकी में फॉरेन जाकर आया, कोई खेल कर आया। ये पहला बच्चा नहीं है सर। भूटावल जहां आगा खान पूरे देश में ही इंटरनेशनल लेवल की ये गांव की ऐसी खूबसूरत है, वक्त नहीं है, समय नहीं है, वरना यहाँ पर इंटरनेशनल शोरा, इंडो पाक के मुजाहिद, कवि सम्मेलन, बड़े बड़े पहलवान बहुत यहाँ पर काम हुए। अभी हमारे ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हालात के साथ हमको बदलना। पहले हम कम पढ़े लिखे से चल जाता था, रेलवे के पास खड़े हो गया, पोंछा लगाए, 1000 रुपए लेकर आ गए। लेकिन अब जमाने के अंदर आपको कंपटीशन में उतरना। अगर आपको केले भी बेचते हैं तो क्वालिटी के केले बेचिए। आपको कोई भी काम करना है, क्वालिटी का काम करना है। इसीलिए हमारा जो मिशन है, पूरे जिले के अंदर हम जो कोशिश कर रहे हैं वो एजुकेशन। एक तालीम याफ्ता और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हमारे बुजुर्गों का जमाना चला गया, जमाना बहुत खराब है। चालाकी और तंदुरुस्ती, अकलमंदी अगर यह आपके पास में है तो मौजूदा दौर में आप इंशाअल्लाह जिस तरीके से बात चौड़े साहब, यहाँ पर हमारे एसडीपीओ डीवाईएसपी साहब बैठे हैं, ये बच्चे भी हमारे कल इस तरीके के ऑफिसर बन सकते हैं इंशाअल्लाह, अगर आपने मेहनत की। और इसी चीज को लेकर के आज इस मुल्क का जो माहौल है, मैं पॉलिटिकल तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर मुल्क के हालात बदलने हैं तो अपने अखलाक को बदल डालो। अगर आप चाहते हैं आज मुल्क के हालात में जो नफरत फैलाई जा रही है उसका मुकाबला करना है तो अपने किरदार को बना लो, और वो काम फिक्र कर रहा है। मामूली बात नहीं है। फिक्रिया तो तुम्हारे जितने साथी है, सोशल वर्क क्या है? हुजूर पाक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक आदमी आया और कहा कि हुजूर मुझे 2 चीजें बताइए। एक तो ये कि मुझे अल्लाह के नजदीक के मेरा बंदों में शुमार हो, उसके लिए मैं क्या करूं, और दूसरा मैं जहां जाऊं, इस मोहल्ले में जाऊं, लोग मुझे मोहब्बत से देखे, प्यार से बात करें, इसके लिए क्या करूं? आपने फरमाया अल्लाह से नजदीकी चाहते हो तो दुनिया की रंगीनी से अपने आप को हटाते रहो। जैसे जैसे हटाते रहोगे अल्लाह के नजदीक होते जाओगे। और अगर तुम चाहते हो कि जाती में नजर बने, लोग तुमको मोहब्बत करें, आपने ये नहीं कहा कि ब्यूटी पार्लर में जाओ। आपने फरमाया अपने मसाइल, अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफें एक तरफ रखकर दुखी लोगों की मदद करो तो तुम सबके जाती में नजर हो जाओगे। और वही काम आप कर रहे हैं। सोशल वर्क क्या है साहब? सोशल वर्क यही है कि घर में अगर कुछ है और कोई मांगने वाला आया, हम भूखे नहीं चलेगा, उसको दे दो। हालात कैसे बदलते नहीं मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ। श्रमिक कार्ड दिए गए, आपको मालूम है असंगठित कामगार कौन है? जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो सब असंगठित कामगार है। कोई मिस्त्री है, कोई रिपेयर है, कोई जो है तो प्लम्बर है। ये कार्ड जो आपको दिया गया, आपके किसी रिश्तेदार ने भी आपके बारे में नहीं सोचा होगा कि खुदा ना खास्ता आपके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 लाख रुपया बीमा आपके बगैर पैसे भरे की उन्होंने उसमें करके दिया है। कई गवर्नमेंट की स्कीमें उसके अंदर जो है तो रखी हुई है। ये बच्चे यहाँ पर शिखर के मानी क्या होते हैं? आप 2 लोगों ने ज्वाइन किया, मैं तो कहूंगा 200 लोगों ने ज्वाइन करना चाहिए। शिखर के मानी होते हैं बुलंदी, शिखर के मानी होते बुलंदी, और जो मोमिन होता है उसकी सोच गंदी नहीं बुलंद होती है। यह है मोमिन की सोच।
तो मैं, क्योंकि मगरिब का वक्त होगा, साहब को सुनना है, लंबी चौड़ी तकलीफ नहीं करना चाहता, लेकिन साहब को इतने बताना चाहता हूं कि साहब आपको जिस तरीके से उन्होंने मोहब्बत से यहाँ पर बुलाया, और मुझे मैं भी बहुत बचपन से काम कर रहा हूँ, बहुत कम आपके जैसे यूपीएससी और एलपीएससी के ऑफिसर हमारी बस्तियों में आते हैं साहब, ये मोहब्बत के भूखे हैं, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए, ना मोहब्बत चाहिए। आप एक गोली न चलाते इनसे कहिए घरों में हो जाओ, अगर आप मोहब्बत से बात करेंगे ये घरों में हो जाओ। हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए हमारे गरीब लोगों को गंदे नशे की आदतें डाली है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आखिरत का तस्वीर है, खुदा के वास्ते कारोबार छोड़ दो। अगर 5-25 हजार लगते होंगे मैं बिक जाऊंगा, आपको देता, वो धंधा बंद करके आओ, गारंटी दिलाओ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार। उसकी वजह है एक नशे की गोली उस इंसान को नहीं, उसकी नस्लों को, उसके खानदान को मारती है, उसकी जिंदगी भर का नुकसान होता है, उसकी औलाद जो है तो मतलब बेपता हो जाती है, लावारिस हो जाती है, उसकी बच्चियां खुदा न खास्ता अपने पेट भरने के लिए गलत रास्ते पर जा सकती है। अगर आपने एक हिम्मत की, एक अमल किया, उससे अगर समाज अगर हमारा बनता है तो एक अच्छा मुल्क तैयार होगा, एक अच्छा देश तैयार होगा। मैं शिखर वालों को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर लोगों की हौसला अफजाई की, क्योंकि आजकल हौसला अफजाई नहीं होती। आप बोल रहे ना मनाजी कराते ना, कोई काम है, टंगड़ा खींचो, 1 बजे तक जाके देख लो चौकों में क्या चलता, सारे बाकड़ों पे घट्टे पड़ गए हैं, कौन सी बातें करते हो, सबको मालूम है। तुम्हारे साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पर टीका होती है, तनकीद होती है, जब हुजूर नहीं बचे तो हमारी कैसे। तो मैं तो अक्सर कहता हूं, ये शेर कह के मेरी बात तो करता हूं कि मुखालिफतों से मेरी शख्सियत संवरती है, कि मुखालिफतों से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। अल्लाह मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जन, आप सभी उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने जो बात रखी उसको ही मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ। भुसावल की कुल आबादी में देखा जाए तो जहाँ तक मेरा आकलन है लगभग 60,000 के आसपास मुस्लिम समाज है। मतलब एक दूसरा अगर शहर की लोक संख्या देखी जाए तो 30,000-35,000 होती है। मतलब 2 शहर भुसावल में अपने आबादी वाले बैठे हैं, और उस हिसाब से देखा जाए लोग कुछ भी बोले, बाहर के लोग भुसावल के बारे में बोले, किसी के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मैं हमारी जो ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग तो मुझे यहाँ आके लगभग 10 महीने हो गए, और 10 महीने में क्राइम के लिए, क्राइम को देखने के लिए या क्राइम के हिसाब से इस एरिया में मुझे सिर्फ 2 बार आना पड़ा। एक बात हमारे सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग में भी मैंने रखी है कि बाकी शहरों का कुछ भी हो, लेकिन भुसावल का अलग माहौल है, उतना क्राइम जो अलग दूसरे शहरों में है उससे भुसावल की मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है। ये मेरा बिल्कुल कहना है, और मैं मेरा खुद का उदाहरण मैं बोलता हूँ कि 2 बार मुझे आना पड़ा, 2 बार में से एक तो कल का ही आना है, रात को ही आना पड़ा, और उसके पहले एक बार आना हुआ था। 2 बार क्राइम के हिसाब से, ऐसे तो पेट्रोलिंग के लिए ऐसा 2-3 दिन में तो हमेशा आना रहता है, लेकिन क्रिमिनल क्राइम के हिसाब से मुझे मेरा आना नहीं हुआ। ये बात मुझे अच्छी लगती है कि इतनी अच्छी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उस एंगल से, मतलब उस रेशियो से क्राइम नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने कहा, अगर हमको ये बात और आगे ले जानी है, भुसावल के बारे में देखा जाए तो अपने को रेलवे जंक्शन है, बाद में काम करने के अवसर बाकी शहरों से यहाँ अच्छे अवेलेबल है, रेलवे जंक्शन है, और भी कुछ ना कुछ यहाँ है जो दूसरे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो उससे कहीं ज्यादा अवसर भुसावल में आपको अवेलेबल है। उसका सिर्फ हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है। वो जो संधि या जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिली है उसे हम किस एंगल से देखते हैं, वो एंगल अगर हमारा पॉजिटिव अप्रोच है, वो पॉजिटिव अप्रोच से अगर हमने लिया तो मुझे लगता है हम कोई भी काम करें, जो इन्होंने बोला कि हम केला नहीं देते या कोई भी काम करें, वो अगर हम मेहनत से करते हैं, अच्छी लगन से करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो अपने फैमिली
लाइफ के लिए जो थोड़ा बहुत आदमी के लिए जो पैसा रखता है तो हमें नहीं मिलेगा। मुझे लगता है हम जो भी काम करें वो अगर मेहनत से करते हैं तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। मैं तो पिछले प्रोग्राम में मैंने जॉर्ज बर्नान मतलब उनका एक उदाहरण दिया था। एक लेखक है अच्छे, समाज सुधारक है अच्छे, उनको एक पूछा गया था कि अगर आप एक अच्छे लेखक नहीं होते, एक अच्छे कवि नहीं होते, समाज सुधारक नहीं होते तो आप क्या होते? उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर मैं लेखक नहीं होता, मैं समाज सुधारक नहीं होता, तो मैं भीख मंगा भी होता, मैं भीख भी मांगता, तो मेरी झोली में, मेरे आंचल में सबसे ज्यादा भीख मैं इकट्ठा करता। उनका कहना, इतनी मेहनत से वो मांगता, इतना हार्ड वर्क मैं करता कि मेरे आंचल में सबसे ज्यादा भीख होती। कहना एक काम है, इन्होंने जो बताया उसको मैं आगे ले जाता हूँ कि हम जो भी काम करें, छोटा काम हो, बड़ा हो, जो भी हो, मेहनत से करें, हार्ड वर्क से करें, लगन से करें, तो मुझे लगता है हम बिल्कुल उसमें सक्सेस होते हैं। सक्सेस की वो तो एक मूलभूत फाउंडेशन ही वही है कि हम, हमारे पास वो मेहनत चाहिए, वो लगन चाहिए। दूसरी बात इन्होंने जो रखी कि ये वो बात बिल्कुल मुझे भी सही लगी, आपसे बात करना चाहिए। ऐसा मुझे लगा कि ड्रग्स का जो एक क्या बोलते हैं नेट फैला जा रहा है, ड्रग्स की आदत जो लत जो बढ़ती जा रही है, वो हमारे युवा पीढ़ी में वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके बारे में आप सभी से पर्टिकुलरली बात करना चाहता था। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिले तो उससे मैं बात करना चाहता था। आज आप लोग हैं, आपसे भी मैं बात करना चाहता हूँ। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, 8वीं 10वीं के आगे, 8वीं के आगे वाले जो बच्चे हैं, कोई यहाँ पालक बैठे हुए, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि इसके साथ रह रहा है। नशे की जो लत रहती है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि वो संगत से लगती है। अपना जो लड़का है 8वीं के आगे वाला जो भी होगा, तो 7वीं का भी देखा जाए अभी के आज का जमाने में, देख वो किसके साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो अगर हम थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हमको पता चलता है कि अपना लड़का होगा, भाई होगा, जो भी होगा, वो इसके तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो तो उसके जो रीजन होते हैं, पहले तो अपने जो साथी वाले लड़के रहते, वो खुद होके चल हमारे पास ऐसा है वैसा है, वो कहता है, थोड़ी साथे में बिल्कुल ही खुशी के लिए सुख मिलता है, जरा चेतना आ जाती है, इसलिए वो लड़का शुरुआत कर देता है दूसरे लड़कों के पैसे से, उसके साथ साथी वाले जो है उनसे, बाद में आगे आगे जाके वो उधर ही अट्रैक्ट होता जाता रहता है, और आगे जाके उसके नर्वस सिस्टम पर वो इतना अफेक्ट करता है, इतना अफेक्ट करता है कि वो विदाउट नशा जितना, मतलब वो काम ही नहीं कर सकता, खड़ा भी नहीं कर, लड़खड़ाता है, उसे बोलना नहीं आता, या फिर उसकी आंखें लाल हो जाती है, गिर पड़ जाता है, उसका सोचने की क्षमता बंद हो जाती है। एक और बाद में जाके उसके दो ही एंड होते हैं, दो ही है, एक तो वो खुद को खत्म करता है, या फिर क्राइमिनल, मतलब एक क्राइम की दुनिया में जाता है, बड़ा क्रिमिनल बनता है। क्रिमिनल मतलब इसके लिए ही, एक तो घर वालों को मारता है। एक केरल का उदाहरण 2-3 महीने का ही आपने सुना होगा, एक जीएम जनरल मैनेजर रैंक का एक बड़ा सीनियर ऑफिसर है, उनके बच्चे ने जो 12th में पढ़ रहा है, वो बच्चे ने अपने पिताजी को इसलिए मारा कि उन्होंने उसको ड्रग्स के लिए पैसे दे दिए। बड़ा ऑफिसर है, अभी 2-3 महीने वाली बात है, शायद आपने से किसी ने पेपर में पढ़ी भी हो। अब ये पूरा फैमिली वो डिस्टर्ब कर दिया, पूरे फैमिली को। जीएम रैंक के ऑफिसर के बच्चे की ये बात है। मेरा एक उदाहरण है कि हमारे लॉकअप में एक को अरेस्ट किया था, एक दारू वाला था, उसे अरेस्ट किया था, तो रात 12-11 बजे में कोई बड़ा वाला है, ऐसी भी बात नहीं कि छोटा ही अधीन हो जाता है। कभी कभी 40 साल तक, 45 साल तक आदमी अच्छा खाता रहता है, काम भी करता रहता है, और बाद में उसके जीवन में ऐसे 2-4 नाराज लोग आ जाते थे, और फिर उसका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ऐसे मैटर में तो फिर वो पत्नी, वो बच्चे, उनका तो बेकार हाल होता है। बहुत सारे उदाहरण हमारे आज तक के पुलिस के लाइफ में हमने देखे हैं कि फैमिली बर्बाद हो जाती है, माँ बाप का खून कर देता है, या बच्चे, या फिर माँ बाप पत्नी का या फिर बच्चों का कुछ मदद कर देते हैं। बहुत ही जानलेवा सर्कल है। मैं आज ही थोड़ा बहुत चेक कर रहा था, तो अपने देश में हर दिन 11 करोड़ रुपए की सिगरेट पी जाती है।
अपने देश में 7.5 कोटि से ज्यादा लोग ड्रग्स के नशे में अधीन हो चुके हैं। 7.5 कोटि, अगर 100, 100, 125 कोटि माने तो 7.5 कोटि ये कम फिगर नहीं है। बहुत लोग ऐसे इसमें अधीन हो चुके हैं। बिल्कुल ही गलत चित्र है ये। अब इन्होंने जैसा बोला कुछ पैसों के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मौज मस्ती के लिए ऐसा जो शुरू किया जाता है, उसका अंतिम परिणाम एक तो खुद का मृत्यु या फिर परिवारजनों का मृत्यु इसमें तय है। इससे सिवा उसका कुछ भी एंड नहीं है, लॉजिकल एंड दोनों में ये है, सिर्फ ड्रग्स का। इसलिए स्टार्टिंग में अगर मैं जो पिता माँ बाप या फिर जो जिनके बच्चे छोटे छोटे वो लोग बैठे हैं, वो अपने बच्चे का थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करे कि वो किसके साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, वो पैसा ले रहा है छोटा मोटा तो वो पैसे का यूटिलाइजेशन क्या कर रहा है। ये बातें अगर हम उसका ऑब्जर्व करके रखते हैं तो मुझे लगता है अपना बच्चा गलत राहों पर नहीं जाएगा, अच्छी राह पर जाएगा। और उसके साथ साथ अगर छोटी छोटी बातें है, बिल्कुल छोटे छोटे बातें है, अगर घर में हम अच्छा साफ सफाई रखते हैं, हमारा घर क्लीन रखते हैं, तो घर में अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहता है। आप बोलेंगे कि साले ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं। छोटी छोटी बातें, हमारा पहले घर क्लीन रखना, उसके बाद बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो हर दिन स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिलहाल अभी तो थोड़ा कोविड की वजह से अलग माहौल है, लेकिन स्कूल वगैरह शुरू हो जाने के बाद स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, पढ़ाई क्या कर रहा है। बच्चे को शाम के टाइम इतना भी पूछा कि अरे यार तेरे को आज क्या पढ़ाया तेरे को, कुछ होमवर्क दिया है या नहीं दिया है तो दिखाओ क्या होमवर्क है, तू करा नहीं किया, कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतना ही पूछा तो बच्चे को पता चलता है कि अरे यार नहीं, मेरे माँ बाप देख रहे, मुझे क्या पढ़ाया वो देख रहे, पूछ रहे, वो ऑटोमेटिकली बैठता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ तो भुसावल नजदीक इलाकों में से, छोटे छोटे गरीब के घर में से भी अच्छे बच्चे आगे जाके पढ़ाई करके बहुत ऊपरी स्थानों पर पहुंच चुके हैं। हमारा तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है भुसावल, शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी है, रोजगार की बात, रोजगार यहाँ इजीली अवेलेबल है। तो फिर ये छोटी छोटी बातें अगर हम रखते हैं कि ड्रग्स की नशा इसमें बच्चा ना जाए, हमारा घर थोड़ा क्लीन रखे, वो स्कूल के बारे में बच्चा जा रहा है या नहीं जा रहा है तो किसके साथ रह रहा है, कौन उसके दोस्त है, ये बातें अगर हम अच्छे बारीकी से देखें तो मुझे लगता है हमारे बच्चे गलत राहों पर नहीं जाएंगे। और जो क्राइम के साथ जाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कुछ भी है, उनको भी हम उस तरह से अच्छी राह पर ले जाएंगे। सिकर एनजीओ इतना अच्छा काम कर रहा है, उसका अगर हम साथ देते हैं और उनका भी काम अगर वो जितना बढ़ाते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं उतना अगर बढ़ाते हैं, मुझे लगता है हम बिल्कुल ही क्राइम फ्री रहेंगे, ड्रग्स फ्री रहेंगे। और क्राइम फ्री और ड्रग्स फ्री अगर हम रहते हैं ठीक, तो मुझे लगता है हम बिल्कुल ही जो भी काम करेंगे, जो भी स्कूल कर पढ़ाई करेंगे, उसमें अच्छे से पॉइंट्स पर बिल्कुल जाएंगे। मैं यही शुभकामनाएं आप सभी को देता हूँ। जो भी कुछ आपको मेरी तरफ से अगर कुछ जरूरत है, हेल्प है या आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपके लिए अवेलेबल है। आप कभी भी मुझे आकर मिल सकते हैं, मेरी जो भी मदद चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। आज मेरे भतीजे हैं रफीक, इनके वालिद साहब मेरे साथ कैरम खेलते थे, इसलिए मैं भाई बोलता था उनको। 12 बरस से जो है आपके मोहल्ले का एक बच्चा समाज की खिदमत कर रहा है, और कौन कौन सी फील्ड में कर रहा है आप लोग सब जानते हैं। ऑल इंडिया मुशायरे से लेकर सिलाई क्लास तक और हॉस्पिटल के कार्ड, सभी की श्रम कार्ड बनाया। ये मामूली काम नहीं होता। आप एक राशन कार्ड बनाने जाओ तहसीलदार ऑफिस में 3-3 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, आखिर में आप मजबूर होकर 500 रुपए देते कि भैया घर पहुंचा देना। ये बच्चा आपका काम कर रहा है, और काम जब करता है और बिना सिले के करता है तो आपकी दुआएं उसके साथ होती है। इतनी तादाद में जो लोग हैं, आप अगर मेरी बात से मुत्तफिक है कि आप उसके साथ हो तो एक बार जरा तालियां बजाकर रफीक का हौसला है। सर ये अभी उम्र नहीं है मगर ये काम कर रहा है वाकई में, इसलिए मुझे अवार्ड मिला, इसलिए नहीं अवार्ड आपकी मोहब्बतों से, आपकी दुआओं से। पूरे हिंदुस्तान में कौन कौन सी जगह पर मुझे मिले हैं मुझे भी नहीं मालूम, अभी भूल भी गया, लेकिन जो अपने शहर में इज्जत मिलती है उसका जवाब नहीं होता।
अपने शहर में, वरना मैंने कभी कहा था कि तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग। ये शेर मैंने झूठे कर दिए मेरे भाई ने, मेरे भतीजे ने। मैंने 4 मिसरे कहे थे, अच्छे लगे तो दाद देना, दाद मतलब तालियां बजाना 4 मिसरे के बाद। कि तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग, किसकी हुई है कद्र के मेरी करेंगे लोग। तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग, किसकी हुई है कद्र के मेरी करेंगे लोग। ये जो छुपा रहे हैं मेरी सबसे खूबियां, सर सुनिएगा, ये जो छुपा रहे हैं मेरी सबसे खूबियां, मिल जाए कोई है मुनादी करेंगे लोग। मिलती है आपकी दुआ से। कौन से शहर, कौन सी रियासत है जहाँ पे मुझे बुलाया नहीं गया मुशायरे में। डीएसपी साहब को एक प्रशस्ति पत्र दिया था फारूक शेख साहब ने, उस पे भी इस काकसार के 4 मिसरे लिखे हुए थे। तो उन्होंने पूछा भी था कि कौन शायर है, तो उन्होंने कहा था कि भुसावल के। कि मेरे लिए एजाज की बात है, आपके लिए खुशी की बात है। एक रफीक का हुक्म था कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3, 4, 5 शेर सुनाओ। आपको इजाजत है? आपकी है क्या इजाजत है? 3 शेर सुनाओ। या तो फिर सुनेगा कि शायरी जो है शायरों किनारों का नाम है। कभी कभी आपके दिल की बात। आओ आओ मेरे सामने आकर बात करो, सच्चे हो तो आंख मिलाकर बात करो। अच्छा लगे तो बताओ यार अच्छा लगा, जरा ताली वाले बजाओ, आवाज करो, शायरी जैसा बना दो। आओ मेरे सामने आकर बात करो, डरो मत। डीएसपी साहब दाद देने को कुछ जुर्म नहीं होगा आपका, आपको कोई एक्टिविटी नहीं, कार्रवाई नहीं करेंगे। कि आओ मेरे सामने आकर बात करो, सच्चे हो तो आंख मिलाकर बात करो, सच्चे हो तो आंख मिलाकर बात करो, तुम हक पर हो वो बातिल है, डर क्या है? जवान देखिए सर। आओ मेरे सामने आकर बात करो, सच्चे हो तो आंख मिलाकर बात करो, तुम हक पर हो वो बातिल है, डर क्या है? लहजे को तलवार बनाकर बात करो। आओ मेरे सामने आकर बात करो। हवा को जलाना कैसे? हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। लगता गरीबी से, लेकिन कलंदर सिफत लोग मेहमान आने पे जो शर्मिंदगी होती है उससे डरते हैं, मुफलिसी से नहीं डरते। कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, रवि सुनो 2 मिनट। कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। करीम साला एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। मैं एक शेर करीम साला के लिए पढ़ना चाह रहा था। वो महताब को ऐसे जलाया करता था, गजल का शेर है सर। महताब को जलाना मुंह का खेल नहीं है। वो महताब जलाना कौन सा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनको जलन हो रही है। वो महताब को ऐसे जलाया करता था, ऐसे जलाया करता था, गलीचा खोल के मुखड़ा दिखाया करता था। वो महताब को ऐसे जलाया करता था, गलीचा खोल के मुखड़ा दिखाया करता था। सर तुम्हारे पास जो हंस के आया करता था, पता चला कि मेरा जी जलाया करता था। तुम्हारे पास जो हंस के आया करता था, पता चला कि मेरा जी जलाया करता था। अब ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा शेर जो अल्लाह ने जलाया करता था, गलीचा खोल के मुखड़ा दिखाया करता था। जरा सी बात पे वो तुमसे आ गया तू पर। अच्छा लगा मिसरा, तो मिसरे की लाज रखनी चाहिए आपको कि जरा सी बात पे वो तुमसे आ गया तू पर। अब सुनना कौन, बहुत ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा शेर सुना रहा हूँ। वो महताब को ऐसे जलाया करता था, गलीचा खोल के मुखड़ा दिखाया करता था। जरा सी बात पे वो तुमसे आ गया तू पर, जो गुफ्तगू के सलीके सिखाया करता था। जरा सी बात पे वो तुमसे आ गया। इंसान बन जाएगा, पूरा माशरा सुधर जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 तक हमारा भारत, मेरा भारत ये सुपर पावर बन सकता है। इतनी बड़ी टैलेंटेड शख्सियत अगर ये चीज की भविष्यवाणी कर रही तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। लेकिन पता है ये सुपर पावर बनने में रुकावट कौन बन रहा है?
रुकावट मैं बन रहा हूँ, रुकावट आप बन रहे, रुकावट वो बन रहा है जो एजुकेशन नहीं दे रहा है, कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहा है। और ये रुकावट की जिम्मेदार हम सिस्टम को, गवर्नमेंट को, कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को नहीं बना सकते। मेरी जिम्मेदारी है मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे क्या करें, जैसे सर ने बताया हमारे बच्चे क्या कर रहे, 12 बजे तो बच्चे कहाँ हैं, बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं। 50,000 का डेकोरेशन करता, उस पे ऑडियो सिस्टम लगाता, उस पे लाइटिंग लगाता और सब टेढ़ा होके बैठता और समझते मैं पायलट है। बुरा मत मानना मेरी बात, लेकिन वो कर्जे की इच्छा रहती। 4 साल में 5 साल में उसका कर्जा फेंकता, जब तक उसके और उसके माँ बाप के नसीब में क्या होता मालूम है, घिसे हुए टायर, फटा हुआ हुड और लीकेज शॉकर्स। और वो बाप फिर अपना सर पटकता कि इतनी बेहतरीन मैंने लाइफ दिया, मैंने इतनी अच्छी सर्विस किया और मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया। और ये हर 2 घर छोड़ की ये पोजीशन है। ये मैं उनकी बता रहा कि जिनके माँ बाप अच्छी सर्विस पे थे, जिनके माँ बाप अच्छी सर्विस पे थे। और ये शिखर एनजीओ के थ्रू हम लोग चाह रहे हैं कि जो बच्चे कमजोर है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो फाइनेंशियल एतबार से हो, केवल पैसे नहीं है उनके पास, तो उनको कम से कम गवर्नमेंट जो चला रही है सिस्टम या जो योजनाएं चला रही है उन तक पहुंचाए और वो इज्जत के साथ कोई हुनर सीखे और हुनर सीखकर वो अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारे, हलाल कमाई कमाए। और इस्लाम से ज्यादा बेहतर हलाल और हराम की तमीज कौन दे रहा हमको, कौन दे रहा? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा शाम को 9 बजे के बाद में घर के बाहर में सारे बुरे काम अंधेरे में शुरू होते हैं, सारे बुरे काम अंधेरे में शुरू होते, लेकिन बाप पता ही नहीं करता कि बेटा 12 बजे 1 बजे तक कहाँ घूम रहा है, किसकी सोबत में है। और सुबह वो 12 बजे उठता और बाप उससे ये उम्मीद लगाता कि वो उसको आगे लेके जाए, उसके कुंबे को आगे लेके जाए। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है, किसी भी हालत में मुमकिन नहीं। अगर हमको हमारी हालत सुधारना है तो हमको हुनर पे, एजुकेशन पे और स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। ये हम सोचते कि मोहल्ले का लीडर कुछ कर दे, कोई अधिकारी आके हमको घर पे लाकर दे दे, तो ये नहीं होगा। इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, ठोकरें खाना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, अपने फैशन को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को, इनको कुचलना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम चाहेंगे कि मैं हमने ऐसा अगर तुम बोले तो तुमको कपड़े भी देने की जरूरत नहीं, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुमको मेकअप करने की जरूरत नहीं है, लोग तुमको सैल्यूट मार इसको बोलते हैं। आज हर जैसे अगर लोग इतने सदर महीने के अंदर आकर टाइम ले तो तुम इसको कुछ समझो कि ये जिम्मेदारी अपनी निभाए, ये अपनी जिम्मेदारी निभाए। एक पहलू सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ से बोलते हैं आम जबान में चीत और एक हम जबान में कहते हैं कि पट, तो चीत वाला पहलू सर ने निभा दिए, पट वाले पहलू हमको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, कुरान का पहला लफ्ज जो नाज़िल हो रहा है वो इकरा है तो, और हम नहीं पढ़े, जबकि ऐसी कई किताबें हैं जिसमें पढ़ने पर लोगों की आंखें फोड़ने का हुक्म है, कान में शीशा घोल के डालने का हुक्म है, जबान काटने का हुक्म है। मैं ये तनकीद ही नहीं करा, किसी को चुनौती देने के लिए नहीं करा, लेकिन मैं फर्क बता कि किसके पास क्या मवाद है, क्या स्पेशलिटी है हमारे पास, लेकिन हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। और ये मैं शिखर की तरफ से ये बात रख रहा हूँ, रफी सर ने मुझे मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात। और सर भी समझ रहे होंगे मेरे टॉपिक के लिए किस लिए बोला, सर ने जो टॉपिक को छेड़ा है एक्चुअल में शिखर का मेन मकसद यही है। हाँ, तो अपने वक्त को आगे पीछे करके समाज सेवा करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी, अगर हर आदमी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी बखूबी निभा ले तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। माशरे में कहा गया सारे मामला खत्म हो जाएंगे, नशे का बोलो, फ्रॉड का बोलो, क्राइम का बोलो, जहालत का बोलो, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं शिखर को प्रेजेंट करने के लिए आया, मैं रफीक सर के साथ में हूँ आज 5 साल। मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी चीजों को बहुत हम लोग बैठ कर डिस्कस करते। कई बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास में कि जो बच्चे 2 घंटे 3 घंटे दिन में सुबह काम कर रहे हैं, 9 बजे फिर कॉलेज आ रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 1 बजे से काम पे जा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हमारे पास है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बंगाल की बारी होते थे, आज वो डाइटिंग जैसी है कंपनी, एयर कंडीशनर, इसका डीलर सर्विस सेंटर में बैठे बच्चे, ये मामूली बात नहीं है। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी है जो आज भी 5 रुपए की चाय में 3 कप करते,
और हम भी टाइम पास करते और हमारे पास आते कि सर वो कोर्स करके कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो बच्चे जिन्होंने स्पेयर पार्ट का दुकान डाली है, जिन्होंने सर्विस सेंटर खोल लिए, जो पूना में बॉम्बे में जाकर सेटल हो रहे, उनका क्या? वो तो उसी कॉलेज से निकले, उसी इंस्टीट्यूट से निकले। तो मैं नौजवानों से खासतौर से कहना चाहता हूं कि अपने घर की, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तुम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हारा कुंडा उतना आगे जाएगा। दूसरा कोई कुंडा है, कोई आदमी आके तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हमारी शिखर एनजीओ की अगर तुमको किसी भी तरीके की जरूरत है, रशीद सर और मैं और पाशु है, हमारे भाई और बेटी, हम 24 घंटे आपके लिए मौजूद है। तुम आओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सर ने पहली मुलाकात में हम गए थे सर के बर्थडे के लिए, सर ने हमको ये प्रॉमिस किया कि नशा मुक्ति के लिए तुम किसी गली में 20 लोगों को भी जोड़ेंगे तो मैं आऊंगा। ये किसके लिए? ये वापस है सर, ये तो वो तो एक अपनी अच्छी लाइफ जीवे, बड़ी पोजीशन पे, उनको क्या लेने देना किसी समाज से, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी उससे। लेकिन वो अपनी जो उन्होंने कसम खाए सबके साथ बराबरी के हुकूक सब, कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे, पढ़ाई के ऊपर। अगर पढ़ाई में कमजोर है तो स्किल पे ध्यान दे। स्किल अगर वो रोड बाजार में तो सीख नहीं सकते, किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। तो आप पढ़ाई में किसी इंस्टीट्यूट के हवाले करें, किसी वर्कशॉप के हवाले करें। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो किसी के हुनर तो सिखाए, उसको दरिया। वरना वही है कि अगर बाप जिस खड्डे में पैर रख रहा है, पोता भी उसी में जा रहा है, तो 3 पीढ़ियां बर्बाद हुई हमारी। तो ये कब तक चलेगा? इसके लिए हमको जानना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई हो, उनका वक्त तो बहुत कीमती है। मैं इसी के साथ में मैं समेटना चाहता अपने अल्फाजों को, और रफीक भाई से कहता हूं कि वो अपने 2 शब्द कहें और इस प्रोग्राम को खत्म